मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में वी आर क्लियरिंग डाउट्स ऑफ मास्टर क्लास स्टूडेंट्स। ये डाउट्स वो हैं जो आप कोरा पे पोस्ट कर रहे हैं, और आज जिस डाउट को मैं आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। बहुत से बच्चों ने इस डाउट को पूछा है, सबका नाम लिखना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ बच्चों के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। ब्यूला, विहास, मामली, अदिति, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने डाउट पूछा है, और भी बहुत सौ ने पूछा है। सो हम कोशिश करेंगे नीट एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से सिंपल शब्दों में इस कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करें। सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपकी एनसीईआरटी हार्मोन को डिफाइन कैसे कर रही है। सो यहां से हमें क्लू मिलेगा। तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है। सो एक पॉइंट तो उसने ये कहा कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल मैसेंजर है। दिस इज अ न्यू डेफिनेशन ऑफ हार्मोन गिवन इन योर एनसीईआरटी। सो इट इज अ केमिकल मैसेंजर। सो वी नो that it carries message from one place to another, and it is actually a chemical which is not used in nutrition. It is not a nutrient. और दूसरी बात ये कह रही है कि this is secreted in trace amounts. So this is secreted in trace amounts, और यहीं से हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से केमिकल्स हैं विच कैन एक्ट एज हॉर्मोन्स। दूसरा हम ये देखेंगे कि केवल ट्रेस अमाउंट की वजह से कई हार्मोन्स जिनका बड़ा वाइड स्प्रेड एक्शन होता है, वो किस तरह से ये इतना एम्पलीफाइड एक्शन हो सकता है किसी एक ऐसे केमिकल के द्वारा जो कि बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में सिक्रीट हो रहा हो। सो पॉइंट नंबर 1, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि केमिकल मैसेंजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि हार्मोन्स कैन आइदर बी पेप्टाइड्स, याद कीजिए। सो बहुत से हार्मोन्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ये बहुत बड़ी एक लिस्ट बनेगी। दूसरा हम ये कह रहे हैं दे कैन be modified amino acid. They are derivatives of amino acid, and these derivative of amino acids they are called as catecholamines. So catecholamines में आपके पास एड्रिनलीन, नॉरएड्रिनलीन और डोपामीन। सो डोपामीन आप जानते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये तीनों के तीनों न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें अपना ध्यान एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन पे रखना है, और मैं कैटेकोलामीन्स की पूरी लिस्ट दे रहा हूँ। ये न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं, हार्मोन्स भी हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि दे आर डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड दिस अमीनो एसिड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज टायरोसिन। सो बायोमोलिक्यूल्स में अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस अमीनो एसिड के डेरिवेटिव कैटेकोलामीन्स हैं, जिसमें ये दो हमारे काम के हैं, एड्रिनलीन और नॉर एड्रिनलीन। तीसरा ग्रुप आपकी एनसीईआरटी कह रही है आर आइडोथायरोनिन्स। इसमें भी टायरोसिन इन्वॉल्व होता है, लेकिन टायरोसिन में आयोडीन जोड़ा जाता है। और हम ये थायराइड हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, T3 जिसे आप ट्राई आइडोथायरोनिन कहते हैं, और T4 जिसे थायरोक्सिन या टेट्रा आइडोथायरोनिन कहते हैं। माइंड यू, ये भी इसमें भी टायरोसिन में आयोडीन जोड़ा जाता है। इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। और फाइनली देयर वुड बी स्टीरॉइड्स। सो कुछ हार्मोन्स क्या हैं? स्टीरॉइड्स हैं। Steroids are derivative of the parent compound which is cholesterol। और हमारी बॉडी में जो स्टीरॉयड हार्मोन्स है केवल दो ग्लैंड्स बनाते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा गोनैड्स। सो इसका मतलब प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ये स्टीरॉयड्स हैं। और अगर आप देखें तो एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिजोल और एड्रिनल एंड्रोजन जिसमें डिहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरॉन हो सकता है, वो क्या है? स्टीरॉयड्स हैं। सो यहाँ पर आपको ध्यान आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनैड्स। सो देखिए, इस तरह से अगर हम याद रखेंगे तो जो बच गए वो हार्मोन्स वो सारे के सारे यहां पर आने चाहिए। सो दिस इज एन ईजियर वे टू रिमेंबर कि कौन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। यहां पर नंबर कम है, इसको याद रख लीजिए। जो एग्जाम में और पूछा जाए वो इनवेरिएबली क्या होगा? पेप्टाइड हार्मोन होगा। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं ये क्यों कर रहा हूं? ये क्लासिफिकेशन आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन है, वी विल ट्राई टू गो वेरी सिंपल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। इस टाइम आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत पास है, सो हम बड़े सिंपल
लेवल पे, नीट लेवल पर बात करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए हार्मोन जिस चीज पर एक्ट करता है, जिस सेल पर जाकर के एक्ट करता है, सो हार्मोन्स आर सर्कुलेटेड बाय द ब्लड, और ब्लड आपकी बॉडी में हर जगह पहुंचेगा, लेकिन वो हार्मोन हर सेल पर एक्ट करे ऐसा जरूरी नहीं है। हार्मोन केवल उन सेल्स पे एक्ट करेगा जो उसके टारगेट सेल्स है। सो यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि टारगेट सेल क्या चीज है। सो टारगेट सेल वो है जिस पर इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर होगा। सो हार्मोन का जो टारगेट सेल है उसके लिए हार्मोन का क्या होगा, रिसेप्टर होगा, और हार्मोन का रिसेप्टर से इंटरेक्शन पहला इनवेरिएबली ऑलवेज इंपॉर्टेंट एंड मस्ट स्टेप है फॉर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। सो कोई भी हार्मोन हो, कोई भी हार्मोन हो, उसका पहला काम यही होगा कि वो जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करे। ये इंटरेक्शन इज अ यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट वॉट एवर मे बी द केमिकल नेचर ऑफ द हार्मोन। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं आपसे क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि कुछ हार्मोन्स जो हैं वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है। सो ये जो हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और कैटेकोलामीन्स हैं, ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है। इसकी इंप्लीकेशन क्या है? इसकी इंप्लीकेशन ये है कि सेल के चारों तरफ एक फॉस्फोलिपिड की सेल मेम्ब्रेन है, बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन है। इसका मतलब ये हार्मोन सेल के अंदर नहीं जा सकते। तो मैं जिस रिसेप्टर की बात कर रहा था, वो जरूरी है हार्मोन के एक्शन होने के लिए वो रिसेप्टर इस टारगेट सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। सो आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सो पहली बात आपको यह समझ में आ गई कि इट विल बी प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द रिसेप्टर। यस, इट कैन स्पैन द सेल मेम्ब्रेन एज वेल, लेकिन ये बाहर की तरफ इसका कुछ ना कुछ पार्ट जरूर होना चाहिए, या तो ये सरफेस पे होना चाहिए या इसका एक डोमेन बाहर सरफेस पे प्रोजेक्ट जरूर करना चाहिए। सो हम ये कह रहे हैं कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, सो लेट अस मेक द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, थोड़ा जल्दी से बना लेते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में मैंने ये कहा कि जो हार्मोन है, दिस हार्मोन इज आइदर अ पेप्टाइड or a catecholamine is unable to enter into the cell because of the presence of the phospholipid bilayer, and we are saying that the receptor would be present on the surface. It may be present on the surface obviously. एक और हम रिसेप्टर देखेंगे जो कि ट्रेवर्स करेगा, लेकिन उसका एक पार्ट जरूर बाहर की तरफ क्या करेगा, प्रोजेक्ट करेगा। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए ये जो हार्मोन है, ये जब पहुंचा यहां पर, तो ये हार्मोन जाकर के अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा। So this hormone will bind to the receptor. Again and again I am telling you that this is a must. Whether the hormone enters the cell, again it has to have a receptor. वो receptor intracellular होगा, चाहे receptor surface पे हो, चाहे intracellular हो, hormone की binding इससे सबसे पहला step है। I hope this thing is absolutely clear. और ये जो binding है, it will lead to a series of reactions that will lead to the formation of something let us designate as Y. तो सेल में इस हार्मोन्स की वजह से कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस हुए और उसकी वजह से सेल में क्या बना, वाई बना। किस चीज से बना? जो पहले से ही एक चीज प्रेजेंट थी, लेट अस कॉल इट एज एक्स। सो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब ये हार्मोन आएगा, अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा और इसकी वजह से ये एक्टिवेशन चीजें होंगी, इस वजह से सेल में जो एक्स है वो वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नॉर्मली वाई नहीं होगा। वाई कब बनेगा? जब हार्मोन आकर के बाइंड करेगा। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। फिर ये जो वाई है, इट विल बी ब्रिंगिंग अबाउट द एक्शंस। ये जो एक्शंस आप एस्क्राइब करते हैं हार्मोन को, ये बेसिकली किन की वजह से हो रहे हैं? इस वाई की वजह से हो रहे हैं, और इसीलिए इस वाई को सेकंड मैसेंजर कहा जाता है। सो द फर्स्ट मैसेंजर इज द हार्मोन। वो हार्मोन जो वहां तक सरफेस तक आया, इसे आप फर्स्ट मैसेंजर कहेंगे। इसकी वजह से सेल के अंदर जो ये चीज बनी है, इसे आप सेकंड मैसेंजर कहेंगे। और ये जो पिछली स्लाइड में हमने ये वाले हार्मोन जो पेप्टाइड्स हैं और कैटेकोलामीन्स हैं, ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम के थ्रू एक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक जो रिसेप्टर है वो सरफेस के ऊपर है। हार्मोन सेल के अंदर नहीं घुस पाता है क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है। वो आकर के अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है। इस इंटरेक्शन की वजह से देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेकंड मैसेंजर इन द सेल। और फिर वो सेकंड मैसेंजर की वजह से और
और सीरीज ऑफ रिएक्शन से बहुत से प्रोटीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं, जिससे हार्मोन का जो एक्शंस हैं दे आर कैरीड आउट। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक शब्द यहां पर आपको और समझाना है, एक शब्द ये है, इसका मतलब है कैस्केड। सो देखिए, अगर आप कैस्केड की बात करें तो इसका मतलब क्या है? सो कैस्केड का मतलब यह है कि मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा किया कि लेट अस से कि कोई एक मॉलिक्यूल किसी तरह से मैंने बना लिया, से फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल मैंने बना लिया। अब इस मॉलिक्यूल के बनने की वजह से इसकी वजह से दो लेट अस से मॉलिक्यूल्स और बन गए, फिर हर एक की वजह से कोई और मॉलिक्यूल बहुत सारे नंबर में बढ़ गया। सो अब आप ये देख रहे हैं कि मुझे ये काम करना था, इसके बाद इंटरडिपेंडेंट एक तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं, स्टेप्स हो रहे हैं, एक की वजह से स्पॉन्टेनियसली दूसरा, दूसरे की वजह से तीसरा हो रहा है, और हर स्टेप पर जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा होता जा रहा है। सो इस तरह की चीज को कैस्केड कहते हैं। आपने ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ा होगा, ब्लड क्लॉटिंग भी कैस्केड का एग्जांपल है। आपने प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनाया, उसने काफी सारे प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन ने और ज्यादा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, और फिब्रिन ने फिर क्लॉट बनाया। सो नाउ यू कैन एक्सप्लेन कि अगर ये चीज हार्मोन है एंड इट लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ द अदर स्टेप्स, व्हाई ट्रेस अमाउंट विल बी adequate, actually secretion in trace amount will be adequate to bring a large effect। तो यहां पर जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि हम एक और चीज समझने की कोशिश करेंगे कि इनके ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होने के बावजूद इतना वाइड स्प्रेड एक्शन क्यों हो सकता है। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। जैसा मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं आपको एक एग्जांपल जरूर दूंगा ये समझाने के लिए कि ये किस तरह से काम करता है सेकंड मैसेंजर सिस्टम। मेरे को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये स्पेसिफिक चीज जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ये नीट में एज सच नहीं पूछी जाएगी, पर कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है। सो देखिए, एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हार्मोन सेकंड मैसेंजर से एक्ट करता है। सो इसको एक बार रब करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट फॉर दिस एंड let us look at an example of how a hormone is able to act through the second messenger। So जैसा मैंने आपसे कहा कि कुछ रिसेप्टर्स इस तरह के भी हो सकते हैं कि let us make a receptor something like this, जिसका हमने कहा कि बाहर एक डोमेन है, इस तरह से बना देते हैं, एंड let us say कि ये एक प्रोटीन है something like this, ये ट्रैवर्स कर रहा है इस तरह से। सो फॉर एग्जाम्पल ये एक रिसेप्टर है। अब हमने ये कहा कि हार्मोन आया और हार्मोन आकर के अपने इस रिसेप्टर से बाइंड किया, ये इंटरेक्शन होना जरूरी है। इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन की वजह से लेट अस से कि यहां पर एक प्रोटीन होता है कॉमनली, इसे हम कहते हैं जी प्रोटीन, इसे हमने कहा जी प्रोटीन। सो लेट अस से कि ये जो जी प्रोटीन है जनरली इसके 3 सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये एक्टिवेट हो गया, और इस एक्टिवेशन की वजह से इसकी एक सब यूनिट ने जाकर के से फॉर एग्जांपल एक एंजाइम जो यहां पर था उस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। सो लेट अस से कि इसकी एक सब यूनिट यहां से हटी, इस इंटरेक्शन की वजह से जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, और इस जी प्रोटीन ने, हमने ये कहा कि जाकर के इस एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया। माइंड यू दिस इज एन एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम है एडिनाइलाइल साइक्लेस, ये एंजाइम का नाम है। अब ये एंजाइम क्या करेगा कि यहां पर जो एटीपी है, सो जब मैं आपको कह रहा था एक्स को वाई में कन्वर्ट कर देगा, सो ये एक्स जो है आपकी बार एटीपी है, और इस एटीपी को ये कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी में, और ये वो सेकंड मैसेंजर है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये सेकंड मैसेंजर बन गया जिसे हमने कहा साइक्लिक एएमपी। अब ये साइक्लिक एएमपी कुछ और एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा और ये रिस्पॉन्स बड़ा होता जाएगा। तो ये साइक्लिक एएमपी एक प्रोटीन काइनेज, जो साइक्लिक एएमपी डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है, जो कि शुरू में इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिवेट कर देगा। So it will activate and another enzyme, you can easily understand the response will be augmented. So this becomes activated प्रोटीन काइनेस, और ये जो प्रोटीन काइनेस है ये बहुत सारे प्रोटीन्स पर एक्ट करेगा, और ये प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे। सो एटीपी से रिएक्ट होगा, इसमें फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट द एक्शन कैन बी एक्चुअली ऑन अ लार्ज स्केल। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया दैट हाउ द सेकंड मैसेंजर एक्चुअली एक्ट्स। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि कुछ कॉमन सेकंड मैसेंजर
मैसेंजर्स में साइक्लिक एएमपी है, साइक्लिक जीएमपी है, इनोसिटोल फॉस्फेट है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, कैल्शियम है और नाइट्रिक ऑक्साइड है। सो मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। हमने कहा साइक्लिक एएमपी सेकंड मैसेंजर हो सकता है, साइक्लिक जीएमपी सेकंड मैसेंजर हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया इनोसिटोल फॉस्फेट एक क्या हो सकता है, सेकंड मैसेंजर हो सकता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल सेकंड मैसेंजर हो सकता है, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर हो सकता है, और एक और जो गैसियस है ये हमने कहा वेजोडाइलेटर है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी सेकंड मैसेंजर हो सकता है। सो अब हमें ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कि ये जो दोनों ग्रुप के हार्मोन्स हैं इनकी वजह से सेल के अंदर सेकंड मैसेंजर बनता है और सेकंड मैसेंजर के थ्रू ये अपने जो एक्शंस हैं उनको एक्सर्ट करते हैं। अब हम आते हैं इन पर, स्टीरॉइड्स पर। तो क्योंकि स्टीरॉइड्स आप जानते हैं स्टीरॉइड इज अ लिपिड, दे आर लिपिड सोल्यूबल सो दे कैन एंटर द सेल, और इसलिए इसी तरह से आयोडोथायरोनिन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ये भी एक्चुअली लिपिड सोल्यूबल हैं और ये सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों हार्मोन्स डिफ्यूज कर सकते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एंड एंटर इनटू द सेल। इसका मतलब कि इन दोनों ग्रुप्स का जो रिसेप्टर है वो इंट्रासेलुलर होना चाहिए। सो हमने ये कहा कि इन दोनों ग्रुप्स का जो रिसेप्टर है वो इंट्रासेलुलर है। अब ये इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियस में भी हो सकता है। सो दिस रिसेप्टर में बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड इन द न्यूक्लियस। सो जनरली जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं उनका जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और जो आयोडोथायरोनिन्स हैं उनका इंट्रासेलुलर रिसेप्टर सीधा न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसमें टिपिकली स्टीरॉयड हार्मोन का एग्जांपल लें, सो ये जो स्टीरॉयड हार्मोन है इट विल एंटर द सेल एंड विल बाइंड टू एन इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। सो ये जो रिसेप्टर है, देखिए यहां पर भी रिसेप्टर से बाइंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये रिसेप्टर एक्चुअली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा आयोडोथायरोनिन के लिए। सो वो भी जाकर के अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे। दोनों केसेस में जो रिसेप्टर है वो इंट्रासेलुलर है, एंड देन दिस कॉम्बिनेशन गोज इनटू द न्यूक्लियस। इफ इट इज ऑलरेडी नॉट इन न्यूक्लियस, देन इट विल गो इनटू द न्यूक्लियस एंड विल बाइंड टू सम सेगमेंट्स इन द डीएनए। सो ये किस पर जाकर के बाइंड करेगा? डीएनए पर जाकर के बाइंड करेगा, और ये जो जगह है ये रेगुलेटरी सीक्वेंस होनी चाहिए। बहुत कॉमनली ये जगह प्रमोटर हो सकती है। प्रमोटर का आप ट्रांसक्रिप्शन में रोल जानते हैं, और फिर ये जीन एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसक्रिप्ट क्या होगा? ट्रांसलेट होगा, और ये जो प्रोटीन्स बनेंगे ये फिर प्रोटीन्स का क्या करेंगे? एक्शंस करेंगे। इसीलिए स्टीरॉयड हार्मोन्स में एक्चुअली लेटेंसी ऑफ ऑनसेट हो सकता है। आप जानते हैं कि जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये लॉन्ग ड्यूरेशन के इफेक्ट हो सकते हैं। हार्मोन्स इस तरह की मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटी स्लोली और कंटिन्यूअसली काफी टाइम तक करते रहते हैं। सो इसका मतलब ये जो स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं और आयोडोथायरोनिन्स हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है। सो अब हमारे को मुद्दे की बात पे आना चाहिए कि वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो नीट एंट्रेंस एग्जाम में यहां से पूछे जा सकते हैं। पहले तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाया अ सेकंड मैसेंजर। सो कौन सा हार्मोन सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करता है? 4 हार्मोन्स की लिस्ट दी हुई होगी और आपको पेप्टाइड या कैटेकोलामीन आंसर लगाना है। बाकी 3 जैसा हमने कहा या तो आयोडोथायरोनिन्स होंगे या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स के या गोनेडल स्टीरॉइड्स होंगे। सो बड़ा आसानी से उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सेकंड मैसेंजर से एक्ट नहीं करता है, या किसके सेल सरफेस पर रिसेप्टर होंगे, किसके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है कि इनमें से कौन एक कॉमन सेकंड मैसेंजर नहीं है जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में इन्वॉल्व होता है। उस टाइम पर आंसर था सोडियम। याद रखिए, कैल्शियम इज एन इंपॉर्टेंट सेकंड मैसेंजर, सोडियम सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट नहीं करता। इसीलिए मैंने वो लिस्ट बना दी थी कि वो जो सेकंड मैसेंजर्स हैं वो कौन कौन है। और तीसरा ये जो कैस्केड मैंने आपको बताया कि क्यों हार्मोन थोड़े से अमाउंट में सिक्रीट होकर के भी इतने वाइड स्केल लेवल पर एक्शंस क्रिएट कर सकता है। सो वो आपको समझ में आ गया कि ये जो कैस्केड है, वन लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ लॉट ऑफ एंजाइम्स, देन दे इन टर्न्स लीड टू स्टिमुलेशन ऑफ लॉट ऑफ प्रोटीन्स, एंड देयरफॉर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स कैन बी फॉर्म्ड एंड ब्रिंगिंग अबाउट अ लार्ज स्केल इफेक्ट ऑन द टारगेट सेल। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो अब डाउट है आपका काफी क्लियर हुआ होगा।
सिंप्लीफाई कीजिए, नीट के लेवल तक रहिए। जब कभी टाइम मिला तो मैं आपको जो बाकी हैं कि कैल्शियम कैसे ऐड करता है, CGMP कैसे ऐड करता है, इनोसिटोल फॉस्फेट डाईएसाइल ग्लिसरॉल कैसे ऐड करता है, ये भी हम कभी डिस्कस करेंगे। यहां पर मैंने आपको साइक्लिक AMP वाले पाथवे के बारे में जरूर आइडिया दे दिया है ताकि आप सेकेंड मैसेंजर को समझ सकें। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच।